नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग हर एक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आया राम गया राम की राजनीति शुरू हुई थी। यहाँ पर दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में आया राम गया राम की राजनीति शुरू हुई थी। जब हरियाणा में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में, तो उस समय गया राम स्वतंत्र राजनेता के रूप में चुने गए थे। जो गया राम है उस समय ये स्वतंत्र राजनेता के रूप में एक विधायक चुनाव में चुने गए थे। हरियाणा में उस समय 81 सदस्य विधानसभा थी। गया राम विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और कुछ ही घंटों बाद वह संयुक्त मोर्चा गठबंधन में शामिल हो गए। ये बात यहीं पर नहीं रुकती है, लेकिन जो गया राम है ये फिर से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जो गया राम है इन्होंने 9 घंटे में 3 बार पार्टी बदली थी। इसके बाद शाम के समय कांग्रेस नेता राव बीरेंद्र सिंह ने मीडिया से कहा था कि गया राम अब आया राम है। उसके बाद से आज तक यह जो कहावत है ये राजनीति में पार्टी बदलने वाले नेताओं के लिए उपयोग की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी सूची दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। 10वीं सूची को संविधान में कब शामिल किया गया था? 10वीं सूची को संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल दल बदल से संबंधित है, आर्टिकल 102 बी और आर्टिकल 191 बी दल बदल कानून से संबंधित है। पहले संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था कब? पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये भूमि सुधार से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची को संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 243 जी 11वीं अनुसूची से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था और ये किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 12वीं अनुसूची से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 243 डब्ल्यू आर्टिकल 12वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न,
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? यहाँ पर दिया गया है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ और ऋषभनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जो ऋषभनाथ है, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभनाथ को ऋषभदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था बैल। ऋषभनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे? जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह या शेर। यहाँ पर दिया गया है अजितनाथ। अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अजितनाथ का जन्म हुआ था अयोध्या में। यहाँ पर दिया गया है अरिष्टनेमी। जो अरिष्टनेमी है, ये जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। कौन से नंबर के? 22वें नंबर के तीर्थकर थे। इन्हें नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था शंख और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था द्वारका। यहाँ पर दिया गया है पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ है, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था काशी में। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने तीर्थकरों का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में 2 तीर्थकरों का वर्णन मिलता है, जिनमें से कि पहले तीर्थकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी की। जो महावीर स्वामी है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का क्या नाम था? इनका बचपन का नाम था वर्धमान और इनके माता पिता क्षत्रिय थे, जिसमें से कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला। अगला प्रश्न, धारा 370 को कब समाप्त किया गया? यहाँ पर दिया गया है 5-6 अगस्त 2019, 5-6 अगस्त 2018, 5-6 अगस्त 2017, 5-6 अगस्त 2016। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 370 को 5-6 अगस्त 2019 में निरस्त किया गया था। इसे हटाने के बाद जम्मू एवं कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा हटाया गया था और जम्मू एवं कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एवं कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। धारा 370 हटने के 86 दिन के बाद जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अगर आपसे पूछा जाता है कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने थे आर के माथुर और वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल है बी डी मिश्रा। कौन है? बी डी मिश्रा।
अगर आपसे पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 में। जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय किस प्रकार हुआ था? जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके हुआ था। और उस समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। अगला प्रश्न, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? यहाँ पर दिया गया है गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य से नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था। जो नवनिर्माण आंदोलन है ये एक रचनात्मक और सुधारों के लिए आंदोलन था और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1973 और 74 में हुई थी। इसके क्या कारण थे? नवनिर्माण आंदोलन के कारण आर्थिक संकट और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार था। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? यहाँ पर दिया गया है भारत, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड और कतर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप, जो कि अरब सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी से घिरा है। और अरब प्रायद्वीप में कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के साथ-साथ इराक एवं जॉर्डन के दक्षिणी हिस्से भी शामिल हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वीप अर्थात आइलैंड। यहाँ पर दिया गया है भारत, जो भारतीय प्रायद्वीप है ये भारत का दक्षिणी भाग जो 3 ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर दिया गया है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या ए और बी दोनों अर्थात मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के किस सत्र के बाद किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के दिसंबर दिसंबर 1922 के गया सत्र के बाद किया गया था। स्वराज पार्टी की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने। और इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, सिकंदर कहाँ का शासक था? यहाँ पर दिया गया है ईरान, मैसिडोनिया, बेबीलोन या चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसिडोनिया का। सिकंदर एक यूनानी शासक था जिसने मैसिडोनिया या इसे मकदुनिया भी कहा जाता है, वहां पर इसने शासन किया था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। और इसका पूरा नाम क्या था? सिकंदर का पूरा नाम था सिकंदर तृतीय। सिकंदर ने मैसिडोनिया पर कब से कब तक शासन किया था? सिकंदर ने मैसिडोनिया पर 336 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक शासन किया था।
अगर आपसे पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत पर किसके शासनकाल के दौरान आक्रमण किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद के शासनकाल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद किस वंश से संबंधित था? धनानंद नंद वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न, सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ पर दिया गया है पलामू पहाड़ी, अमरकंटक, पूर्वी घाट या अरावली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी की सहायक नदी जोहिला का उद्गम भी अमरकंटक से माना जाता है। अमरकंटक में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत का मिलन बिंदु है, जहां पर मैकल पहाड़ियों का केंद्र है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जो ताप्ती और माही के साथ पूर्व से पश्चिम तक जाती है। यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और ये कैमूर रेंज से होकर गुजरती है और बाद में ये बिहार के पटना जिले के दानापुर के पास गंगा नदी में मिलती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही। यह असाधारण व्यवहार इसलिए करती है क्योंकि ये नदियां घाटियां नहीं बनाती हैं, बल्कि हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उत्तरी प्रायद्वीप के झुकने से निर्मित दोषों से बहती हैं। ये दोष विंध्याचल और सतपुड़ा के समांतर चलते हैं। नर्मदा नदी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। यह नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है और ये देश की 5वीं सबसे बड़ी और गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। माही नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के नगरी कस्बे के फरसिया गांव के पास से निकलती है और नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। माही नदी कहाँ पर मिलती है? माही नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य भारत की एक नदी है जो दक्षिण मध्य प्रदेश राज्य में मध्य दक्कन पठार के ग्वालियर पहाड़ियों से उगती है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य से होकर बहती है और ये अंत में अरब सागर में मिल जाती है। बात करेंगे माही नदी की। माही नदी ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के साथ पश्चिम में बहने वाली प्रमुख अंतरराज्यीय नदियों में से एक है। यह पश्चिम विंध्याचल पर्वत के सरदारपुर के दक्षिण में उगती हैं और मध्य प्रदेश राज्य के माध्यम से उत्तर की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। लेकिन नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण प्रायद्वीप में गोदावरी में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है जो भारत के 10% क्षेत्र को कवर करता है। नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।